अब स्टार्ट करते हैं आपकी सीवीएस फिजियोलॉजी, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन ऑर्गन आपको पहले हार्ट मोर्फोजेनेसिस बताते हैं, ठीक है ना। जब आप 4th वीक को आपको जो फिटस होता है ना, फिटस मदर के पेट जब आपकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना, और फिटस जब फिटस को 4th वीक होते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस वक्त आपकी जो बीटिंग होती है ना, हार्ट बीटिंग, वो आपको सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है। मदर को फील भी होता है और वो स्टेथोस्कोप से आप ऑस्कल्टेशन से सुन भी सकते हो, ठीक है ना। Cardiac looping primarily heart tubes tube loops to establish the left right polarity। जो हार्ट ट्यूब के लूप्स होते हैं वो लेफ्ट राइट पोलैरिटी इस्टेब्लिश करना स्टार्ट करते हैं, तो ये भी आपकी 4th वीक में डेवलप ही होती है। और जब आपका फिटस की डेवलपमेंट फर्स्ट 4 वीक्स में आपकी डेवलप होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। और डिफेक्ट इन राइट लेफ्ट डाइनिन, ठीक है ना। जो डाइनिन होती है मोटर साइटोस्केलेटन प्रोटीन है, ठीक है ना। ये आपको इन्वॉल्व इन लेफ्ट राइट, ठीक है ना। ये आपको अच्छा खासा उसको हार्ट को आपको डिवाइड करता है, ठीक है ना। अगर ये इसमें डिफेक्ट हो गया तो ठीक है, आपको डेक्स्ट्रोकार्डिया हो जाएगा। जो कि आपका डेक्स्ट्रोकार्डिया में क्या चीज़ होती है, आपका हार्ट नॉर्मल साइड पे होता है एक साइड पे, ठीक है ना। हार्ट आपका लेफ्ट साइड में नॉर्मल साइड पे होता है, ठीक है ना। तो वो आपका हार्ट राइट साइड पे हो जाएगा जो एबनॉर्मल होता है। वो कार्डियोजेनस सिंड्रोम में आप उसमें भी ये डिफेक्ट होता है। दो अब सेप्टेशन ऑफ द आर्टेरियल ऑफ द चैम्बर्स आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। आर्टेरिया आर्टेरिया सेप्टम प्राइमम्स और ओस्टियम स्कैंडम और सेप्टम स्कैंडम आपने ये याद रखना है, ठीक है ना। जो आपको होता है ओस्टियम स्कैंडम, ये आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। सेप्टम प्राइमम और सेप्टम स्कैंडम रहते हैं, ठीक है ना। सेप्टम प्राइमम में जो उसका रिमेनिंग पोर्शन होता है वो आपका फोरामेन ओवले बन जाता है, ठीक है ना। और सेप्टम प्राइमम क्लोज टुवर्ड द एंडोकार्डियल कुशन, सेप्टम प्राइमम जो होता है वो एंडोकार्डियल कुशन की तरफ ग्रो करता है और नैरिंग ओस्टियम प्राइमम करता है, ठीक है ना। ओस्टियम स्कैंडम जो होता है वो आपका फॉर्म्स इन सेप्टम प्राइमम, जो ओस्टियम सेप्टम प्राइमम में ओस्टियम स्कैंडम फ्यूज हो जाता है और उसकी सेल डेथ हो जाती है और ओस्टियम प्राइमम ऐसा ऐसा रिग्रेस हो जाता है और ओस्टियम स्कैंडम भी खत्म हो जाता है। और सेप्टम स्कैंडम डेवलप्स ऑन टू द राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्राइमम एज द ओस्टियम स्कैंडम मेंटेन्स द लेफ्ट राइट साइड। सेप्टम स्कैंडम जो होता है वो आपका राइट साइड ऑफ सेप्टम प्राइमम में होता है और ओस्टियम स्कैंडम आपका लेफ्ट राइट शंट मेंटेन करता है, ठीक है ना। सेप्टम स्कैंडम एक्सपैंड कवर द मोस्ट ऑफ ओस्टियम स्कैंडम, सेप्टम स्कैंडम जो होता है वो आपका जो मोस्ट ऑफ होता है ना ओस्टियम स्कैंडम, वो आपका सेप्टम स्कैंडम ओस्टियम स्कैंडम पे सेप्टम स्कैंडम को काफ़ी ज़्यादा पोर्शन होता है ना वो ओस्टियम स्कैंडम पे अब जो होता है आपका एक्सपैंड वो होता है। और रेजिडुअल और इसका जो होता है ना आपका सब जो रेजिडुअल पोर्शन होता है जो सेप्टम स्कैंडम को बच जाता है वो उसे हम फोरामेन ओवेले कहते हैं। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्कैंडम प्राइमम फॉर्म्स वन वे वेल्व ऑफ द फोरामेन ओवेले। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेप्टम प्राइमम और सेप्टम प्राइमम का रिमेनिंग पोर्शन होता है वो फोरामेन ओवेले का एक वेल्व बना देता है, ठीक है। और septum primum closes against the septum scandum, sealing the foramen ovale soon after the birth of increase in right arterial pressure and increase in left arterial pressure and decrease in right arterial pressure, ठीक है ना। सेप्टम प्राइमम आपका क्लोज हो जाता है और सेप्टम स्कैंडम भी आपको क्लोज हो जाता है और फोरामेन ओवेले की भी सीलिंग हो जाती है, ठीक है। अगर ये ना हो तो उसमें आपको पेंटेड फोरामेन ओवेले हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको पैराडॉक्सिकल एम्बोलाय हो सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलाय हो सकता है और सिस्टेमिक आर्टेरियल सर्कुलेशन और लेफ्ट राइटल से तो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। और ये आपका सेप्टम स्कैंडम और सेप्टम प्राइमम जो होते हैं ये आपके फ्यूज होते हैं आपको जब चाइल्डहुड में होते हो, ठीक है ना। उस वक्त आपका आर्टेरियल सेप्टम बनता है 1 to 3 ईयर्स में ये आपका ख़त्म हो जाता है, आर्टेरियल सेप्टम में आपका फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। और पेटेंट ऑफ फोरामेन ओवले काज बाय द फेलियर ऑफ सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम स्कैंडम, जैसे बताया, ठीक है ना। टू फ्यूज आफ्टर बर्थ के बाद ये फ्यूज हो जाता है। अगर है तो अगर इसे अनट्रीटेड छोड़ा गया है, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसमें फिर आगे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट्स हो सकता है। अब पढ़ते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में। मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्म द ओपनिंग इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। जो मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम्स होते हैं वो आपको जो फॉर्म्स ओपनिंग, ठीक है ना, वो उनकी ओपनिंग होती है, उसमें से इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन निकलता है, ठीक है ना। एओर्टिक पल्मोनरी सेप्टम रोटेट्स एंड फ्यूज विद वेंट्रिकुलर, जो एओर्टिक पल्मोनरी सेप्टम होता है वो फ्यूज हो जाता है मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम टू फॉर्म द मेम्ब्रेन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो होता है एओर्टिक पल्मोनरी सेप्टम होता है वो आपका रोटेट करता है और मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ तो मिलकर मेम्ब्रेन नस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बना देता है, क्लोजिंग टू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। Growth of endocardial cushion separate arteria from the ventricles and contribute to both arterial septation and membrane portion of the interventricular septum, ठीक है ना। अगर ग्रोथ ऑफ एंडोकार्डियल कुशन जो आप जब आपकी एंडोकार्डियल कुशन की ग्रोथ होती है, ठीक है, तो जो होता है वो सेपरेट कर देती है वेंट्रिकल्स और
आर्ट्रियल को, ठीक है ना, आर्ट्रियल और वेंट्रिकल वेल्स को सेपरेट कर देती है, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स को, ठीक है ना, और कंट्रीब्यूट टू बोथ आर्टियल सेप्टम एंड मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसमें जो होता है ना आपका आर्टियल सेप्टेशन और मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों में ये कंट्रीब्यूट करता है एंडोकार्डियल कुशन की ग्रोथ, ठीक है ना। जब ये ग्रो होगा तभी ये सेपरेट होंगे, ग्रो नहीं होगा तो सेपरेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और वेंट्रिकुलर सेप्टिमल डिफेक्ट में यही चीज़ होती है कि आपको एंडोकार्डियल कुशन जो होते हैं वो जो होते हैं उनकी ग्रोथ नहीं होती, उसकी वजह से ये आपका क्या कहते हैं, इनमें डिफरेंशिएट नहीं होता, वेंट्रिकल और आर्टेरियल में डिफरेंशिएट नहीं होता, और उसी वजह से आपको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनिटल कार्डियल एब्नॉर्मैलिटी यूजुअली अकर इन मेम्ब्रेनस सेप्टम, मेम्ब्रेनस सेप्टम में अगर कोई आपका डिफेक्ट है जो कि उसकी वजह से आपको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब आउटफ्लो ट्रैक फॉर्मेशन, ठीक है ना, न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो होते हैं वो आपके माइग्रेट होंगे ट्रंकल बल्ज एंड बल्बर रिजेस दैट स्पाइरल एंड फ्यूज टू फॉर्म द एओर्टिक पल्मोनरी सेप्टम असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रैक, ठीक है ना। न्यूरल क्रस्ट सेल की माइग्रेशन होगी, जो आपके ट्रंकल और बल्बर रिजेस हैं वो फ्यूज होंगे, आर्टरी एओर्टिक पल्मोनरी सेप्टम बनाएंगे, ठीक है ना, और उससे फिर आगे एओर्टिक असेंडिंग एओर्टा बनेगा और फिर पल्मोनरी ट्रंक बनेगा, ठीक है। अब कोनोट्रंकल एब्नॉर्मलिटीज एसोसिएटेड विद द फेलियर ऑफ न्यूरल, अब न्यूरल सेल अगर माइग्रेट ना हुए तो उसमें ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरी ट्रांसपोजिशन हो जाएगी, टेट्रोलॉजिकली फेलड हो जाएगा, प्रेसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस हो जाएगा, ये आप आगे पैथोलॉजी में पढ़ोगे। और वेव डेवलपमेंट में आपका क्या चीज़ हो गया, एओर्टिक पल्मोनरी डिराइव फ्रॉम द एंडोकार्डियल क्वेश्चन ऑफ फ्लो ट्रैक, ठीक है ना। अब वेल जब जो वेल्स डेवलप होते हैं ना, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, ये आपके वेल नहीं होते, वेल्स आपके चार होते हैं, ठीक है ना, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, एओर्टिक और पल्मोनरी, ठीक है। ये चार वेल्स होते हैं, आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर आपको वेल नहीं होता, ठीक है, ये भी याद रखना पड़ेगा। और जो होता है ना एओर्टिक पल्मोनरी वेल्स होता है वो आपको एंडोकार्डियल कुशन्स की आउटफ्लो ट्रैक से बनते हैं, और मिट्रल और ट्राइकस्पिड जो आपके वेव होते हैं वो फ्यूज एंडोकार्डियल कुशन्स ऑफ आर्टरियोवेंट्रिकुलर कैनाल से बनते हैं, ठीक है। इसमें वर्वुलर एब्नॉर्मैलिटीज में आपको होता है स्टेनोरिक रीगरेडेशन, ट्राइकस्पिड आर्टरीज हो सकता है, ठीक है ना, आर्टरीटिक और डिस्प्लेस्ड एल्बिन्स एनोमैली हो सकती है इसमें, ये आप सारा पैथोलॉजी में पढ़ोगे आगे जाके। एओर्टिक आज डेरिवेटिव्स डेवलप्ड इनटू द आर्टरियल सिस्टम, ठीक है ना। अब इसमें जो फर्स्ट होती है पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी एओर्टिक आज डेरिवेटिव्स डेवलप इनटू आर्टरियल सिस्टम, जो फर्स्ट होती है वो आपकी जो होती है मैक्सिलरी आर्टरी होती है, ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सेकंड में आपकी आती है स्टेपिडियल आर्टरी एंड हायोइड आर्टरी, ठीक है ना। थर्ड में आपकी आती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फोर्थ में आती है आपकी लेफ्ट एओर्टिक आर्च ऑन राइट प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है ना। ये आपकी सिस्टेमिक में होती है। और सिक्स और आपकी फिफ्थ, ये सिक्स नहीं लिखो, ये फिफ्थ है, ठीक है ना। फिफ्थ एओर्टिक आर्च की जो डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है ना, वो आपकी प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज ऑन लेफ्ट डक्टस आर्टरियोसिस, और डक्टस आर्टरियोसिस आपको मोस्टली फीटल सर्कुलेशन में काम आता है। और पल्मोनरी एंड पल्मोनरी जो सिस्टमिक शंट डक्टस आर्टरियोसिस होते हैं, ठीक है ना, ये आपके एओर्टिक आर्च के डेरिवेटिव्स हैं जिससे आगे आर्टरियल सिस्टम आपका डेवलप होता है। अब ये आपने पढ़ लिया पीछे कार्डियोवास्कुलर की ना, हार्ट मॉर्फोजेनेसिस, और आप पढ़ते हैं आपका जो उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आपके बनते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। हार्ट एम्ब्रियोलॉजी में आपका ट्रंकस आर्टरियोसिस होते हैं, 10 स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है इसमें हार्ट एम्ब्रियोलॉजी में, जो कि आगे उससे अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है ना। एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर ट्रंकस आर्टरियोसिस आपका असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक बनता है। बल्बस कोर्टिस से आपका स्मूथ पार्ट आउटफ्लो ट्रैक लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स बनते हैं। प्रिमिटिव वेंट्रिकल आपका ट्रेबेकुलर पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल से बनता है, और प्रिमिटिव आर्टरियम ट्रेबेकुलर पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट आर्टरियम से बनता है, ठीक है ना। प्रिमिटिव वेंट्रिकल ना आपके ये चीज़ मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और एओर्टिक वेंट्रिकुलर सेप्टम और मस्कुलर इनकी फ्यूजन से बनते हैं, ठीक है ना। और आर्टरिया जो होता है इनका जो ट्रेबेकुलर पार्ट होता है वो सेप्टम प्राइमम और ओस्टियम स्केंडम और प्राइमम स्केंडम और सेप्टम स्केंडम, इन चारों की वजह से बनता है, ये आपने स्ट्रक्चर याद रखना है। और जो होता है आपका लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसा से कोरोनरी साइनस बनता है, और आपका जो राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसा स्मूथ पार्ट ऑफ राइट आर्टरियम साइनस विनरम से बनता है। एंडोकार्डियल क्वेश्चन आर्टरियल सेप्टम मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एवी एंड सेमिन्यूलर वेल्स बनते हैं, ठीक है। और राइट कॉमन कार्डिनल वेन और लेफ्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन, इससे सुपीरियर वेना कवा बनता है। पोस्ट कार्डिनल वेन, सब कार्डिनल एंड सुप्रा कार्डिनल वेन से आपका इंफीरियर वेना कवा बनती है। प्रिमिटिव पल्मोनरी वेन से स्मूथ पार्ट ऑफ लेफ्ट आर्टरियम बनता है। अब आगे फीटल सर्कुलेशन आती है यार,
अब यार आपकी आती है फीटल सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, ब्लड इन अम्बिलिकल वेन हैज़, और ब्लड में अम्बिलिकल ऑक्सीजन जो होती है ना, उसमें अम्बिलिकल वेन में ब्लड की जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो 30 mmHg होती है, ठीक है ना। और 80% इसमें जो होता है सैचुरेटेड ब्लड होता है। अम्बिलिकल आर्टरीज लो है, और जो अम्बिलिकल आर्टरीज में होती हैं वो आप उसमें ब्लड की उसमें जो होती है ऑक्सीजन की सैचुरेशन वो लो होती है, ठीक है ना। 3 इंपॉर्टेंट शंट्स, ठीक है ना। इनमें जो ब्लड एंटरिंग फीटस थ्रू द अम्बिलिकल वेन इज कंडक्टेड विया द डक्टस वेनोसिस इनटू इंफीरियर वेना केवा। ये शंट्स आपने याद रखना है। डक्टस वेनोसिस इनटू इंफीरियर वेना केवा बायपास हेपेटिक सर्कुलेशन। बायपासिंग हेपेटिक सर्कुलेशन में आपका जो होगा ना वो आपका डक्टस वेनोसिस होगा, ठीक है। ये आप चेक करें, डक्टस वेनोसिस आपका लिवर के करीब है। और आपका जो सेकंड सेंट है, ठीक है ना, वो आपका मोस्ट हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचिंग हार्ट विया इंफीरियर वेना केवा इज डायरेक्टली इनटू फोरामेन ओवले इनटू द लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है ना। फोरामेन ओवले के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। डीऑक्सीजनेटेड थर्ड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा थ्रू द राइट आर्टरियम इनटू राइट वेंट्रिकल मेनली पल्मोनरी आर्टरी थ्रू डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है ना, टू डिसेंड टू द डक्टस। और जो आपका डक्टस आर्टरियोसिस होता है ये आपका इधर होता है, तकरीबन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और डक्टस आर्टरियोसिस से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। और ये आपका शंट इज ड्यू टू हाई फीटल पल्मोनरी आर्टरी रेजिस्टेंस। और ये जो शंट होता है वो आपको फीटल पल्मोनरी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो होती है ना आपकी, इसमें क्योंकि आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लो सैचुरेशन होगी तो ऑक्सीजन की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है ना। एट बाद इन्फेंट्स टेक अ ब्रेथ, इसमें लो रेजिस्टेंस इन पल्मोनरी वास्कुलेचर, हाई इंक्रीज इन द लेफ्ट आर्टियल प्रेशर वर्सेस राइट आर्टियल प्रेशर। ये सारा कुछ मैंने पीछे पढ़ा दिया। अब फोरामेन ओवले क्लोज हो जाएगा, उसे अब फोसो ओवलिस कहेंगे। और इंक्रीज इन ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन एंड डिक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम प्लेसेंटल सेपरेशन और क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस भी क्लोज होगा, ठीक है ना। और अगर हम एनसेड्स देंगे, एंडोमाइसिन, आइबुप्रोफेन और एसिटामिनोफिन हेल्प टू क्लोज द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। और इस वो का लिगामेंट, और वो उससे फिर आगे लिगामेंटम आर्टियोसम रेमिनेंट्स ऑफ डक्टस आर्टियोस। और लिगामेंट आर्टियोसम जो होगा ना वो आपका डक्टस आर्टियोसिस का रेमिनेंट रह जाएगा, ठीक है ना। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं अगर आप दोगे तो वो उससे जो होता है ना पेशेंट डक्टस आर्टियोसिस वो ओपन रहता है, ठीक है ना। ये इनके साइड इफेक्ट्स हैं अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप ये मेडिसिन यूज़ करते हो तो। अब इसमें क्या सीन होता है, फीटल पोस्ट डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। फीटल पोस्ट डेरिवेटिव्स में आपका आता है तकरीबन डक्टस आर्टरियोसिस आता है, लिगामेंटम आर्टरियोसिस आता है, ठीक है ना। डक्टस विनोसिस आपका जो ये फीटल स्ट्रक्चर्स हैं ये पोस्ट डेरिवेटिव है, ठीक है ना। डक्टस आर्टरियोसिस आपका लिगामेंटम आर्टरियोसम बन जाता है। डक्टस विनोसिस आपका लिगामेंटम विनोसम बन जाता है। फोरामेन ओवेल से आपका फोसो ओवेलिस बन जाता है। अलेंटोनस यूरेचिस से आपका मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बन जाता है। अम्बिलिकल आर्टरी से आपका मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स बन जाते हैं। अम्बिलिकल आर्टरी से आपका मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स बनते हैं। और अलेंटोसिस यूरेचिस से भी मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट्स बनते हैं। अलेंटोसिस यूरेचिस से मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट्स और अम्बिलिकल आर्टरी से मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स बनेंगे। अम्बिलिकल वेन से लिगामेंटम टेरिस हेपेटाइटिस राउंड लिगामेंट बनेगा, ठीक है ना। अब इनमें क्या होता है, जो आपका डक्टस आर्टरियोसिस होता है वो नियर द वो आपका जो स्ट्रक्चर बनता है लिगामेंटम आर्टरियोसम वो आपका नियर द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के पास बनता है, ठीक है ना। इसमें अलेंटोसिस यूरेचिस में आपका यूरेचिस इज अ पार्ट ऑफ अलेंटोसिस बिटवीन द ब्लेडर एंड अम्बिलिकस। ये आपका लोअर पार्ट होता है अम्बिलिकल जो वेन होता है यूरेचिस जो आता है आपका। और अम्बिलिकल जो वेन लिगामेंटम टीरिस हेपेटिस राउंड लिगामेंट कंटेन इन फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। और ये आपका जो सारा स्ट्रक्चर होता है ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट में होता है। और वो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट तो काइंडली आपको समझ आ गई होंगी बातें, ठीक है। तो ये थी सारी एम्ब्रियोलॉजी स्ट्रक्चर सारे थे। मैं आपको ये नोट्स इधर से मैंने पढ़ा है वो भी सेंड कर दूंगा। और बाकी ये जो है आपका फर्स्ट एड डॉक्टर ऑफिस आते से मैंने पढ़ा है, और ये CVS एम्ब्रियोलॉजी में अपलोड कर दूंगा आपको, तो ये शेयर कीजिएगा।